नमस्कार। आज हम भारत के शासन तंत्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ पर बात करेंगे, भारत के राष्ट्रपति। सिविल सेवा परीक्षाओं के नजरिए से देखें तो ये विषय हमेशा ही काफी अहम रहा है। बिल्कुल। तो आज हम राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को समझेंगे, उनकी शक्तियां क्या हैं और संविधान में उनका क्या स्थान है। जी। इसमें कुछ दिलचस्प पहलू भी हैं और हम कोशिश करेंगे कि विश्लेषण एकदम स्पष्ट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 संघ की कार्यपालिका से जुड़ा है और राष्ट्रपति इसके प्रमुख हैं। हाँ। उन्हें राष्ट्र का प्रथम नागरिक भी कहते हैं और देश की एकता अखंडता का प्रतीक भी माना जाता है। एकदम सही। और राष्ट्रपति सिर्फ एक औपचारिक प्रमुख नहीं है, मतलब उनकी भूमिका में कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जिन्हें समझना जरूरी है। हाँ, तो जैसा आपने कहा चुनाव प्रक्रिया से ही शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता तो करती नहीं है, एक खास निर्वाचक मंडल होता है, इलेक्टोरल कॉलेज जिसे कहते हैं। जी हाँ। तो इसमें कौन कौन लोग वोट डालते हैं? देखिए, इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, इनके केवल निर्वाचित सदस्य। अच्छा, निर्वाचित। हाँ, मनोनीत नहीं। और साथ ही सभी राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके भी केवल निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेश? हाँ, दिल्ली और पुडुचेरी, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं या राज्यों में विधान परिषद के सदस्य होते हैं, चाहे वो चुने हुए हों या मनोनीत, जी, और विधानसभाओं के भी मनोनीत सदस्य, ये सब वोट नहीं डालते। बिल्कुल, ये लोग राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। ये व्यवस्था दिलचस्प है। हाँ, और इसमें एक और बात है, राज्यों का प्रतिनिधित्व एक जैसा रहे और राज्यों और संघ के बीच भी समानता बनी रहे, इसके लिए हर वोट का एक मूल्य निकाला जाता है, मतलब वोट वैल्यू। हाँ, सुना इसके बारे में। विधायकों के वोटों का मूल्य अलग होता है, सांसदों का अलग। ये उस राज्य की जनसंख्या और ध्यान रहे ये 1971 की जनगणना के हिसाब से है। अच्छा, 1971 अभी तक? हाँ, फिलहाल वही आधार है जब तक 2026 के बाद की जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं होते। तो जनसंख्या और विधानसभा की सीटों की संख्या पर यह निर्भर करता है। और चुनाव की जो प्रक्रिया है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत, ये सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। हाँ, है थोड़ा, पर आसान शब्दों में समझे तो इसमें वोटर किसी एक उम्मीदवार को वोट नहीं देता। अच्छा। बल्कि वो अपनी पसंद के हिसाब से उम्मीदवारों को वरीयता देता है। मतलब पहली पसंद कौन, दूसरी कौन, तीसरी कौन, ऐसे। ओके। और जीतने के लिए एक निश्चित कोटा होता है, वो हासिल करना पड़ता है। अगर पहली पसंद के वोटों की गिनती में किसी को ये कोटा नहीं मिला, हाँ, तो जिस उम्मीदवार को सबसे कम वोट मिले हैं उसे हटा दिया जाता है और उसके वोटों को वोटरों की दूसरी पसंद के हिसाब से बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। ये सवाल उठता है कि संविधान बनाने वालों ने ये अप्रत्यक्ष तरीका क्यों चुना, सीधे चुनाव क्यों नहीं? हाँ, इसके पीछे कई ठोस कारण थे। एक तो ये हमारी संसदीय प्रणाली से मेल खाता है। यहाँ असली कार्यकारी शक्ति तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। सही बात है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी सीधे जनता करती तो हो सकता है कि 2 शक्ति केंद्र बन जाते और टकराव होता। दूसरा, भारत इतना विशाल देश है, यहाँ सीधे राष्ट्रपति चुनाव कराना बहुत ही खर्चीला और बहुत समय लेने वाला काम होता। और तीसरा, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी वोट डालते हैं, तो इससे ये पक्का होता है कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र का नहीं बल्कि राज्यों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात तो सही है। अच्छा, अब योग्यताओं पर आते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या शर्तें हैं? जी, मुख्य योग्यताएं हैं कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो। 35 साल? हाँ, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर। लाभ का पद, इसमें क्या आता है? वैसे तो ये संविधान में साफ साफ परिभाषित नहीं है, पर मोटे तौर पर सरकारी नौकरी या ऐसा पद जिससे आर्थिक लाभ हो। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या केंद्र राज्य में मंत्री है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जाता। अच्छा, तो वो चुनाव लड़ सकते हैं? जी हाँ, वो लड़ सकते हैं। और नामांकन के लिए भी कुछ खास शर्तें हैं शायद? हाँ, जरूर। उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए। ये मतदाता मतलब निर्वाचक मंडल के सदस्य, और 50 दूसरे सदस्यों द्वारा उसका अनुमोदन मतलब सेकेंडेड होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। बिल्कुल।
और साथ में 15,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी होती है। अगर पर्याप्त वोट नहीं मिलते तो ये राशि जब्त हो जाती है। ठीक है। और शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर वो ना हो तो? अगर वो किसी कारण से उपस्थित नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। शपथ में क्या होता है मुख्य रूप से? शपथ में राष्ट्रपति निष्ठापूर्वक अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने, संविधान और कानून का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करने और भारत की जनता की सेवा और कल्याण में लगे रहने का वचन देते हैं। चलिए अब कार्यकाल और पद से हटाने की बात करते हैं। कार्यकाल तो 5 साल का होता है। जी हाँ, सामान्यतः 5 वर्ष। क्या वो इससे पहले भी पद छोड़ सकते हैं या उन्हें हटाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देकर पद छोड़ सकते हैं। और हटाने की प्रक्रिया महाभियोग जिसे कहते हैं। हाँ, उन्हें पद से हटाया भी जा सकता है। इसका आधार है संविधान का उल्लंघन। इसी आधार पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। लेकिन ये संविधान का उल्लंघन क्या है? ये कहीं परिभाषित है? नहीं, ये दिलचस्प बात है कि संविधान में इसे परिभाषित नहीं किया गया है। ये व्याख्या पर निर्भर करता है। अच्छा, तो ये महाभियोग की प्रक्रिया चलती कैसे है? ये काफी गंभीर प्रक्रिया लगती है भी गंभीर। देखिए, महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा, कहीं भी। जी हाँ, लेकिन जिस भी सदन में इसे लाना है वहाँ के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर उस प्रस्ताव पर होने चाहिए। और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। 14 दिन का नोटिस? जी। फिर अगर वो सदन जहाँ प्रस्ताव लाया गया है अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित कर देता है। 2/3 बहुमत कुल सदस्य संख्या का? हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उपस्थित और मतदान करने वालों का नहीं बल्कि कुल सदस्य संख्या का। तो प्रस्ताव पास होने के बाद वो दूसरे सदन में जाता है। फिर दूसरा सदन क्या करता है? दूसरा सदन उन आरोपों की जांच करता है या जांच करवाता है और इस जांच के दौरान राष्ट्रपति को उपस्थित होने और अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होता है। अच्छा, उन्हें अपना बचाव करने का मौका मिलता है? बिल्कुल। और अगर दूसरा सदन भी जांच के बाद उन आरोपों को सही पाता है और वो भी अपने कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसी क्षण से पद से हटा हुआ मान लिया जाता है। ये तो काफी सख्त प्रक्रिया है। जी। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है। चुनाव में तो मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते थे, लेकिन महाभियोग में वे वोट डाल सकते हैं। हाँ, ये एक विरोधाभास जैसा लगता है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो चुनाव में भाग नहीं लेते वो महाभियोग में भाग ले सकते हैं। और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य जो चुनाव में वोट डालते थे वो महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। ये वाकई दिलचस्प है। हाँ, ये प्रक्रिया इसीलिए अर्ध न्यायिक यानी क्वाजी जुडिशियल कहलाती है। पर यह भी जानना जरूरी है कि आज तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया नहीं गया है। अच्छा, ये अच्छी बात है। अब राष्ट्रपति का पद और किन वजहों से खाली हो सकता है और तब क्या होता है? पद खाली होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए, या वो त्यागपत्र दे दें, अच्छा, या महाभियोग से हटा दिए जाएं, या दुर्भाग्यवश पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाए, या फिर उनका चुनाव ही अवैध घोषित कर दिया जाए। अच्छा, अगर कार्यकाल पूरा होने की वजह से पद खाली हो रहा है तो नियम यह है कि नए राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो जाना चाहिए ताकि पद खाली ना रहे। बिल्कुल। और अगर किसी वजह से चुनाव में देरी हो भी जाती है तो मौजूदा राष्ट्रपति ही तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक नया राष्ट्रपति आकर पद संभालना ले। और अगर बाकी कारणों से पद खाली होता है जैसे मृत्यु या त्यागपत्र, तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। 6 महीने के अंदर? जी। और इस बीच जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तब तक उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। और अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो? हाँ, ये भी हो सकता है। अगर उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है तो फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं। अच्छा। और अगर मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश का पद भी उस समय खाली हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो भी सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। ये पूरी व्यवस्था है पद को खाली न रहने देने की। जी हाँ, निरंतरता बनी रहती है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ये तो काफी फैली हुई है। हाँ, काफी विस्तृत है। मोटे तौर पर हम इन्हें कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य और आपातकालीन शक्तियां। तो कुछ मुख्य कार्यकारी शक्तियों से शुरू करते हैं। जरूर। देखिए, भारत सरकार के जितने भी काम होते हैं वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही किए जाते हैं। मतलब सारे सरकारी आदेश वगैरह? जी, वे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों की। ये सबसे महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियों में से है।
और बड़ी नियुक्तियां भी वही करते हैं। हाँ बिल्कुल, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी चुनाव आयुक्त, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सब महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ये तो शासन चलाने के लिए बहुत जरूरी नियुक्तियां हैं। एकदम। इसके अलावा वे प्रधानमंत्री से प्रशासन या किसी विधायी प्रस्ताव के बारे में कोई भी जानकारी मांग सकते हैं। अच्छा, जानकारी मांगने का अधिकार। जी, वे अनुसूचित जाति ST, जनजाति ST और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए आयोग नियुक्त कर सकते हैं। केंद्र राज्य संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अंतर राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल की नियुक्ति भी वही करते हैं। अब विधायी शक्तियों की बात करें, संसद के संबंध में उनकी भूमिका काफी अहम लगती है। हाँ, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर संसद बनती है। सही। तो वे संसद का सत्र बुलाते हैं, सत्रावसान करते हैं, मतलब सत्र को समाप्त करते हैं, और प्रधानमंत्री के सलाह पर लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। चुनाव से पहले जैसे होता है। जी, वे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं, खासतौर पर आम चुनाव के बाद जो पहला सत्र होता है, और हर साल का जो पहला सत्र होता है उसकी शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। हाँ, वो अभिभाषण काफी महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। इसके अलावा वे राज्यसभा के लिए 12 सदस्य मनोनीत करते हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव हो। अच्छा। लोकसभा में भी मनोनयन होता था? हाँ, पहले एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था, लेकिन अब वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। ठीक है। और विधेयों के संबंध में क्या शक्तियां हैं? कई विधेयक ऐसे होते हैं जिन्हें संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश या अनुमति जरूरी होती है, जैसे धन विधेयक या ऐसा विधेयक जिसे किसी राज्य की सीमा बदलनी हो या नया राज्य बनाना हो। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है विधेयकों पर अपनी सहमति देना। कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दें। यहीं पर उनकी वीटो शक्ति काम आती है। हाँ, ये वीटो शक्ति, इस पे थोड़ी और बात करते हैं। ये क्या है असल में? देखिए, जब कोई विधेयक संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत उनके पास मुख्य रूप से 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प? हाँ। पहला, वो विधेयक को अपनी स्वीकृति दे दें, तब वो कानून बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, वो अपनी स्वीकृति रोक लें, इसे कहते हैं आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो। अगर ऐसा होता है तो विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, कानून नहीं बनता। और तीसरा विकल्प है कि वो विधेयक को, अगर वो धन विधेयक नहीं है, तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। इसे कहते हैं निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। अच्छा, पुनर्विचार के लिए। जी, लेकिन अगर संसद उस विधेयक को दोबारा पास कर देती है, चाहे उसमें कुछ बदलाव करे या ना करे, और फिर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तब राष्ट्रपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। वो फिर मना नहीं कर सकते। मतलब पुनर्विचार के बाद बाध्य है। बिल्कुल। और एक पॉकेट वीटो भी सुना है, वो क्या चीज है? हाँ, पॉकेट वीटो। इसमें राष्ट्रपति ना तो विधेयक को हाँ कहते हैं, ना कहते हैं, और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वो बस उसे अपने पास अनिश्चित काल के लिए रख लेते हैं, कोई फैसला ही नहीं करते। ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हमारे संविधान में राष्ट्रपति के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है कि उन्हें कितने समय में विधेयक पर फैसला लेना है। अमेरिकी राष्ट्रपति को 10 दिन में फैसला लेना होता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण है? हाँ, 1986 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इसका प्रयोग किया था। वो विधेयक फिर कानून नहीं बन पाया। ये तो काफी दिलचस्प शक्ति है। जी हाँ। राज्यों के विधेयकों पर भी राष्ट्रपति की वीटो शक्ति होती है? हाँ, होती है। जब किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, हाँ, तो उस विधेयक पर भी राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं, या राज्यपाल को निर्देश दे सकते हैं कि वो उसे राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दें। यहाँ भी वही नियम लागू होगा, पुनर्विचार के बाद स्वीकृति देनी पड़ेगी? नहीं, यहीं पर एक बड़ा अंतर है। राज्य के विधेयक के मामले में अगर राज्य विधानमंडल उसे दोबारा पारित करके भेजता भी है, तब भी राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहें तो फिर से स्वीकृति रोक सकते हैं। अच्छा, ये तो केंद्र को ज्यादा शक्ति देता है, कह सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है अध्यादेश जारी करना, ऑर्डिनेंस पावर। ये क्या है? ये अनुच्छेद 123 के तहत मिलती है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो, मतलब दोनों सदन या कोई एक सदन बैठक में ना हो, हाँ, और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि हालात ऐसे हैं कि तुरंत कोई कानूनी कार्रवाई जरूरी है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये एक तरह का अस्थायी कानून हुआ। बिल्कुल,
इसका प्रभाव और शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून जैसी ही होती हैं, लेकिन ये अस्थायी होता है। इस पर कुछ सीमाएं भी होंगी? हाँ, कई महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। पहली तो ये कि यह तभी जारी हो सकता है जब संसद सत्र में ना हो। अगर सत्र चल रहा है तो अध्यादेश नहीं आ सकता। ठीक। दूसरी, राष्ट्रपति की जो संतुष्टि है कि हाँ तुरंत कार्रवाई जरूरी है, उसे अब अदालत में चुनौती दी जा सकती है। मतलब अगर ये लगे कि अध्यादेश बिना किसी ठोस वजह के या गलत इरादे से लाया गया है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। ये कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अच्छा, न्यायिक समीक्षा हो सकती है। जी। तीसरी सीमा यह है कि अध्यादेश केवल उन्हीं विषयों पर जारी हो सकता है जिन पर संसद कानून बना सकती है, और ये किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। और इसकी वैधता कब तक रहती है? ये सबसे जरूरी बात है। जब संसद का सत्र दोबारा शुरू होता है तो उसके 6 हफ्तों के अंदर उस अध्यादेश को दोनों सदनों से पारित कराना होता है। 6 हफ्ते के अंदर? हाँ, अगर 6 हफ्ते में पारित नहीं होता तो वो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। राष्ट्रपति चाहें तो उसे पहले भी वापस ले सकते हैं। तो अधिकतम अवधि कितनी हुई? देखिए, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतराल हो सकता है। तो 6 महीने वो और सत्र शुरू होने के बाद 6 हफ्ते ये, यानी एक अध्यादेश की अधिकतम आयु 6 महीने और 6 हफ्ते हो सकती है। और क्या अध्यादेश बार बार जारी किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने DC वाधवा केस 1987 में कहा था कि अध्यादेशों को बिना संसद से पास कराए बार बार जारी करना, रीप्रोमलगेशन, संविधान के साथ धोखा है और ये असंवैधानिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब न्यायिक शक्तियों पर आते हैं, खासकर क्षमादान शक्ति। जी, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है, पार्डनिंग पावर। ये किन मामलों में लागू होती है? ये 3 तरह के मामलों में लागू होती है। पहला, जहां सजा किसी ऐसे कानून के उल्लंघन के लिए दी गई हो जो संघ की कार्यकारी शक्ति के दायरे में आता है। दूसरा, जहां सजा किसी सैन्य अदालत यानी कोर्ट मार्शल ने दी हो। और तीसरा, जहां सजाए मौत यानी मृत्युदंड दिया गया हो। इसमें किस किस तरह की राहत दी जा सकती है? इसमें 5 तरह की राहत मिल सकती है। पहली है क्षमा, पार्डन। इसका मतलब है सजा और दोष दोनों से पूरी तरह मुक्ति। व्यक्ति एकदम निर्दोष जैसा हो जाता है, पूरी माफी। जी। दूसरी है लघुकरण, कम्यूटेशन। इसमें सजा की प्रकृति को बदलकर कम किया जाता है, जैसे मौत की सजा को बदलकर उम्र कैद कर देना। ठीक है। तीसरी है परिहार, रिमिशन। इसमें सजा की प्रकृति नहीं बदलती, बस उसकी अवधि कम कर दी जाती है, जैसे 2 साल की सजा को 1 साल कर देना। ओके। चौथी है विराम, रेस्पाइट। इसमें किसी विशेष परिस्थिति की वजह से सजा को कम कर दिया जाता है, जैसे अगर कोई महिला कैदी गर्भवती है या कोई कैदी शारीरिक रूप से अक्षम है। और 5वीं है प्रविलंबन, रिप्रीव। इसमें सजा के अमल पर, खासकर मौत की सजा पर अस्थायी रोक लगा दी जाती है ताकि दोषी व्यक्ति को क्षमा मांगने या कोई और कानूनी रास्ता अपनाने का समय मिल जाए। ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से कैसे अलग है? राज्यपाल के पास भी तो होती है ये शक्ति। हाँ, होती है, लेकिन 2 मुख्य अंतर हैं। पहला, राष्ट्रपति सैन्य अदालतों द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं, राज्यपाल नहीं कर सकते। अच्छा। और दूसरा, राष्ट्रपति मौत की सजा को पूरी तरह माफ, पार्डन कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते। हाँ, राज्यपाल मौत की सजा को निलंबित कर सकते हैं या उसका लघुकरण या परिहार कर सकते हैं, पर पूरी तरह माफ नहीं कर सकते। ये महत्वपूर्ण अंतर है। क्या राष्ट्रपति ये शक्ति अपने विवेक से इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ये शक्ति भी बाकी शक्तियों की तरह वो मंत्री परिषद की सलाह पर ही इस्तेमाल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है। हालांकि इसके दुरुपयोग को कुछ सीमित आधारों पर अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन सामान्यतः ये न्यायिक समीक्षा से बाहर है। ठीक है, बाकी शक्तियों के बारे में थोड़ा संक्षेप में बता दें, जैसे वित्तीय, राजनयिक। वित्तीय शक्तियों में मुख्य हैं, कोई भी धन विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी होती है। वे वार्षिक बजट को संसद के सामने रखवाते हैं। अनुदान की कोई भी मांग उनकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। वे भारत की आकस्मिक निधि यानी कंटिंजेंसी फंड से अप्रत्याशित खर्चों के लिए अग्रिम धनराशि दे सकते हैं। और वे हर 5 साल में वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स के बंटवारे पर सिफारिशें देता है। और राजनयिक शक्तियों में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या समझौते होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हालांकि उन पर संसद का अनुमोदन जरूरी होता है। वे विदेशों में भारत के राजदूतों और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं और दूसरे देशों के राजदूतों का स्वागत करते हैं। सैन्य शक्तियों में राष्ट्रपति भारत के रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सुप्रीम कमांडर। वे थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं।
वे युद्ध की घोषणा या समाप्ति की घोषणा भी करते हैं, लेकिन ये सब संसद की अनुमति से ही होता है। और आपातकालीन शक्तियां? हाँ, आपातकालीन शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे 3 तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, जो युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगता है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, अगर देश की वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। ये तो वाकई बहुत व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी अक्सर ये कहा जाता है कि राष्ट्रपति तो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख है, नॉमिनल हेड। हाँ। असली शक्ति तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास है। हाँ। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात काफी हद तक सही है, और इसका कारण है हमारी संसदीय शासन प्रणाली। कैसे? देखिए, संविधान का अनुच्छेद 74 बहुत स्पष्ट है। वो कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने काम करने में ऐसी सलाह के अनुसार ही कार्य करेगा। करेगा शब्द पर जोर है। बिल्कुल। 42वें संशोधन यानी 1976 ने इसे बिल्कुल बाध्यकारी बना दिया था। हालांकि 44वें संशोधन यानी 1978 ने इसमें एक थोड़ी सी गुंजाइश दी। क्या गुंजाइश? 44वें संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। सिर्फ एक बार? हाँ, सिर्फ एक बार। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद फिर से वही सलाह देती है या बदली हुई सलाह देती है, तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। तो मतलब ज्यादातर मामलों में तो उन्हें सलाह माननी ही है। जी हाँ, और अनुच्छेद 75 ये कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। यही संसदीय प्रणाली का आधार है कि असली शक्ति उसी के पास होती है जो सदन के प्रति जवाबदेह हो, यानी मंत्रिपरिषद। फिर क्या राष्ट्रपति के पास अपने विवेक से, अपनी मर्जी से काम करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई डिस्क्रेशन ही नहीं? देखिए, संविधान में सीधे तौर पर कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं जिन्हें स्थितिजन्य विवेक या सिचुएशनल डिस्क्रिशन कहा जाता है, जहां राष्ट्रपति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। जैसे किन परिस्थितियों में? जैसे मान लीजिए, लोकसभा चुनाव हुए और किसी भी दल या चुनाव के बाद बने गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करना है, ये फैसला राष्ट्रपति को अपने विवेक से लेना होगा। हाँ, ये स्थिति तो आ सकती है। या फिर मान लीजिए, प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाती है और उनका कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं है, तब भी राष्ट्रपति को अपने विवेक से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करना पड़ सकता है, जिसे बाद में लोकसभा में बहुमत साबित करना होगा। एक और स्थिति हो सकती है, अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा में विश्वास मत खो देती है, लेकिन इस्तीफा देने से मना कर देती है, तो राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकते हैं। अच्छा। या अगर मंत्रिपरिषद ने सदन का विश्वास खो दिया है और कोई दूसरी वैकल्पिक सरकार बनने की भी संभावना नहीं दिख रही, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करने का फैसला अपने विवेक से ले सकते हैं। और वो पुनर्विचार के लिए लौटाने वाली बात। हाँ, जैसा हमने पहले कहा, मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाना, ये भी एक तरह का सीमित विवेकाधिकारी है। इसके उदाहरण भी हैं। जैसे राष्ट्रपति KR नारायणन ने 1997 में उत्तर प्रदेश और 1998 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की कैबिनेट की सिफारिशों को पुनर्विचार के लिए लौटा दिया था। तो मतलब बिल्कुल शक्तिहीन भी नहीं है, कुछ खास परिस्थितियों में उनकी भूमिका अहम हो जाती है। एकदम। सामान्य परिस्थितियों में वे मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं, लेकिन असाधारण परिस्थितियों में उनके विवेक की भूमिका उभर सकती है। तो हमने आज राष्ट्रपति के पद से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा। उनकी चुनाव प्रक्रिया कितनी अनूठी है, उनकी शक्तियां कितनी व्यापक हैं, कार्यकारी, विधायी, जिसमें वीटो और अध्यादेश शामिल हैं, न्यायिक शक्तियां, खासकर क्षमादान और बाकी सब। और ये भी देखा कि कैसे संसदीय प्रणाली में नाममात्र के प्रमुख होने के बावजूद कुछ खास स्थितियों में उनके पास विवेक से काम करने की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल। और सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है, न सिर्फ तथ्य और अनुच्छेद, बल्कि इनके पीछे का तर्क, संवैधानिक स्थिति, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, ये सब मिलकर एक पूरी समझ बनाते हैं। हाँ, ये सिर्फ रटने का विषय नहीं है, बल्कि भारतीय शासन व्यवस्था कैसे काम करती है, उसकी गहरी समझ विकसित करने का मामला है। सही कहा। आज की चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है। संविधान तो राष्ट्रपति को मुख्यतया मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करने वाला बताता है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में, खासकर गठबंधन सरकारों के दौर में, क्या ये स्थितिजन्य विवेक वाली परिस्थितियां बढ़ी हैं, और क्या इससे राष्ट्रपति की भूमिका और उनके प्रभाव की व्याख्या के लिए नई संभावनाएं पैदा हुई हैं? ये सोचने वाला प्रश्न है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।
अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय पर गहन चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्कार।